हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज की वीडियो में हम देखेंगे विटनेस इन लॉ ऑफ एविडेंस, कॉम्पिटेंसी एंड कंपेलेबिलिटी ऑफ विटनेसेस, सेक्शन 124। कॉम्पिटेंसी: a person is competent to testify unless the court considers them incapable of understanding questions or giving rational आंसर्स ड्यू टू एज और मेंटल कंडीशन। तो कॉम्पिटेंट किसे कहते हैं? जो पर्सन, जिस पर्सन को क्वेश्चन समझ में आ रहा है और वो कॉम्पिटेंट है आंसर देने के लिए, रैशनल आंसर देने के लिए, उसको हम कॉम्पिटेंट विटनेस कहते हैं। कंपेलेबिलिटी: a competent witness can be compelled by law to testify unless protected by privilege। तो कंपेलेबिलिटी क्या कहते हैं? अगर पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस है और तो लॉ उसको कंपलसरी कर सकता है टेस्टिफाई देने के लिए, विटनेस मतलब अपना स्टेटमेंट देने के लिए, अनलेस प्रोटेक्टेड बाय प्रिविलेज। तो कुछ लोगों को प्रिविलेज रहता है, वो एक्सेप्शन में आते हैं, उनको कोर्ट बुला नहीं सकता है टेस्टिमनी देने के लिए। तो कॉम्पिटेंसी क्या है? वो एलिजिबल है कि नहीं एज अ विटनेस। उसका क्राइटेरिया क्या है कि उसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और एक रैशनल आंसर वो दे सके। तो अगर पर्सन बहुत ही माइनर है या फिर ओल्ड एज की वजह से ज्यादा ही ओल्ड एज है या फिर लुनेटिक है, इडियट है, तो इन दैट केस उनको कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं रहते हैं। लेकिन अगर वो मेजर है, साउंड माइंड है, क्वेश्चन समझ रहा है, रैशनल आंसर दे रहा है, देन दे वुड बी कॉम्पिटेंट एंड उनको कोर्ट कंपेल कर सकता है टेस्टिफाई करने के लिए। तो हु मे टेस्टिफाई? Children, lunatics, deaf and dumb person can testify if capable of understanding and communicating facts। तो अगर कोई चाइल्ड है या फिर लुनेटिक है या डेफ पर्सन है तो वो कर सकते हैं टेस्टिफाई, लेकिन कंडीशन क्या है? दे शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग फैक्ट्स। जजेस मैजिस्ट्रेट में एक्सक्लूड इनकॉम्पिटेंट टेस्टिमनी। अगर इनकॉम्पिटेंट रहा अगर कोई, तो इन दैट केस दे में एक्सक्लूड इट। Witness unable to communicate verbally, section 125, it states that a witness who cannot speak may give evidence in writing or by sign. Such communication is treated as oral evidence if made in open court. Safeguards must be understood by judge and properly recorded। अगर कोई पर्सन है जो कि बात नहीं कर सकता है ड्यू टू नेचुरल कंडीशंस या फिर अगर कोई मेडिकल कंडीशंस, इन दैट केस अगर उसने कुछ राइटिंग में दिया या फिर कुछ लिखा हुआ है और उसको साइन करके उसने एक्सेप्ट किया, तो इसको भले ही वो राइटिंग में हो लेकिन उसको डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसको ओरल एविडेंस की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सेक्शन 126 टू 127, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्वेश्चंस बाय पार्टी हु कॉल्स द विटनेस। अगर ए और बी के बीच डिस्प्यूट है और सी को विटनेस में बुलाया है और ए पार्टी ने सी को बुलाया है, तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ करेगी सी के साथ। तो वो क्योंकि उन्होंने बुलाया है, क्वेश्चन बाय पार्टी हु कॉल्स द विटनेस। क्रॉस एग्जामिनेशन बाय अपोजिट पार्टी टू टेस्ट वर्सेसिटी क्रेडिबिलिटी। तो बी इसके सी से क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा टू चेक इट्स जेन्युइननेस या फिर क्रेडिबिलिटी। री एग्जामिनेशन by party who called the witness to clarify matter raised in cross examination। तो अगर बी ने ऐसा कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर पूछा रहेगा और सी को उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा, तो ए क्रॉस मतलब री एग्जामिनेशन कर सकता है जो क्वेश्चन क्लैरिफाई करने के लिए कुछ जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया हो। Competency to testify, section 126 to 125, witness must be capable of giving evidence relevant to matter। अभी हमने पहले ही देखा था कि किसे competent और capable कहते हैं। Privilege of communications, section 128, matrimonial privilege, no person shall be compelled to disclose communication during marriage without consent of spouse। Privilege continues even after marriage ends except in cases of divorce proceeding। अगर सपोज ये पर्सन ए है और ये उसकी वाइफ है और पर्सन ए कुछ क्राइम करता है पर्सन बी के साथ, तो लॉ उसके वाइफ को, अगर ए ने वाइफ के पास अगर कुछ एडमिट किया है कि
ऐसा ऐसा कुछ अगर उसके बारे में बताया है, तो लॉ वाइफ को कंपेल नहीं कर सकता कि वो ए के खिलाफ विटनेस दे। और भले ही उनका बाद में अगर डिवोर्स हो जाता है या फिर सेपरेट हो जाते हैं, फिर भी लॉ इसकी टेस्टिमनी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी क्योंकि ये प्रिविलेज दिया है हस्बैंड एंड वाइफ को। भले ही वो मैरिज एंड हो जाए, तो पहले जो मैरिज के वक्त जो अगर कुछ बताया गया है, तो वो डिस्क्लोज करने के लिए, वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर इन दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट रहेगा, वाइफ और हस्बैंड के बीच में, देन ओनली उसके रिलेटेड कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, और एल्स अदर सिचुएशन में कंपेल नहीं कर सकते। सेक्शन 129 स्टेट प्रिविलेज states that government may withhold disclosure of document if it is considered that their disclosure would harm public interest। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है या फिर कोई चीजें हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते पब्लिक बेनिफिट के लिए, तो इन दैट केस गवर्नमेंट में विथहोल्ड, मतलब वो विथहोल्ड कर सकते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेक्शन 130 public officer cannot be compelled to disclose official communication if it would be against public interest। Information as to commission of offense section 131 magistrates, police officers, revenue officers not compelled to disclose source of information regarding offenses। अगर मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर को अगर किसी क्राइम या ऑफेंस के बारे में पता चलता है और वो कुछ एक्शन लेते हैं, तो उनको कंपेल नहीं किया जा सकता। आप उस सोर्स का नाम बताओ जिसकी वजह से आपको ये ऑफेंस के बारे में पता चला। तो हम इनको विसल ब्लोअर भी कहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे अगर कुछ गलत हो रहा है तो इनके पास वो रिपोर्ट करते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। प्रोफेशनल प्रिविलेजेस सेक्शन 132 टू 134। Section 132 states that witness not excused from answering relevant questions, but such answers cannot be used against them। Protection from self-incrimination subject to Article 23 of Constitution। तो अगर सेक्शन 132 क्या कहता है कि किसी पर्सन को उसके खुद के खिलाफ स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, मतलब वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऐसे स्टेटमेंट दे जो कि उसके अगेंस्ट ही यूज हो गए। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो ये हमारा मतलब आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया हुआ राइट है कि नो पर्सन शुड बी witness of his own actions। Section 133 says that a compliance is a competent witness against accused। Conviction not illegal if based on uncorroborated testimony, but rule of prudence requires corroboration। तो जो accused होता है, अगर दो लोग कोई क्राइम करते हैं तो उसके वो दोनों हो जाते हैं को अक्यूज। तो अक्यूज के साथ वाला अगर कोई स्टेटमेंट देता है, अगर कोई कंपनी देने वाला, अगर अक्यूज के साथ अगर कोई कंपनी, जैसे कि अक्यूज ने कोई क्राइम किया है लेकिन दूसरे वाले ने कार चलाई है और वो स्टेटमेंट देता है उसके साथ, तो उसके बेस पे कन्विक्शन हो सकता है अगर वो कोरैबोरेट हो जाता है उस इवेंट के साथ। तो सेक्शन 134 स्टेट्स दैट नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड, क्वालिटी ऑफ एविडेंस मैटर्स नॉट क्वांटिटी। तो अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कोई डिस्प्यूट में कितने विटनेस अलाउड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ विटनेस ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एविडेंस मैटर करता है और वो भी क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। अदर प्रोविजन एज टू विटनेस सेक्शन 135 टू 137। सेक्शन 135 स्टेट्स दैट order of production and examination of witness regulated by law and discretion of court। Section 136 states that judge decide admissibility of evidence, may ask how fact will be relevant before admitting। तो जज डिसाइड करता है कि एडमिसिबल है या नहीं है एविडेंस। सेक्शन 137 स्टेट दैट डिफाइंस एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन क्लियरली। तो एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है? जो पार्टी बुलाती है। जो क्रॉस पार्टी अपोजिट पार्टी होती है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करती है, और री एग्जामिनेशन इन दैट केस इफ दे वांट टू एक्सप्लेन एनीथिंग रिलेटेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन, इन दैट केस जो पार्टी बुलाती है वो री एग्जामिनेशन करती है।
Compliance and number of witnesses, section 138 to 139. 138, order of examination. Witnesses examined in chief, then cross examined and then re-examined. तो पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, जो पार्टी बुलाती है, फिर अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिन करती है और फिर से जो पार्टी बुलाती है वो री एग्जामिन कर सकती है. क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू फैक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ. तो क्रॉस एग्जामिनेशन को ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ में जो चीजें कही गई है उससे रिलेटेड ही क्रॉस एग्जामिनेशन लिया जाएगा. लेकिन री एग्जामिनेशन का पर्पज वही है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो चीजें डिस्कस की गई है उसको क्लैरिफाई करना. Section 139 states that a witness summoned to produce a document does not become a witness merely by producing it and cannot be cross-examined unless called as witness. अगर किसी पर्सन को कहा गया है कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो भले ही वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है, इन दैट केस वो विटनेस नहीं है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है. तो इन दैट केस उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है फॉर एनी पर्पस. अगर वो विटनेस के तौर पे बुलाया गया होगा तो ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है. की पॉइंट्स क्या है? कंपिटेंसी इज द रूल, इनकम्पिटेंसी इज द एक्सेप्शन. Privileges exist to protect confidential and public interest communications. A compliance testimony is admissible but needs corroboration. Rule of prudence. Law emphasizes quality of witness, not quantity. That was all for today. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.